नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो सभी अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो सेलर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अक्सर ऑनलाइन सेलर्स इस बात को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें इन मार्केट प्लेसेस पर एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। क्या सही समय रहेगा मार्केट प्लेसेस पर एडवर्टीजमेंट करने के लिए? क्या एक नए सेलर को पहले दिन से अपने प्रोडक्ट पर एडवर्टीजमेंट रन करनी चाहिए या फिर कुछ टाइम रुककर उन्हें अपने प्रोडक्ट पर एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए? अगर आप अमेजन पर एडवर्टीजमेंट रन करते हो तो कौन सी बिडिंग स्ट्रेटेजी आपको चूज करनी चाहिए? अगर आप फ्लिपकार्ट पर एडवर्टीजमेंट करते हो तो आपको कौन सा कैंपेन टाइप चूज करना चाहिए? क्या वो सीपीसी वाला होना चाहिए या फिर वो स्मार्ट आरओआई वाला होना चाहिए? मीशो पर अभी एडवर्टीजमेंट नहीं आई है तो क्या एडवर्टीजमेंट रन करना सही रहेगा मीशो पर? ये सभी डाउट्स हम ऑनलाइन सेलर्स के दिमाग में रहते हैं और हमें इनका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और इस वीडियो में मैं आपको ये सभी टॉपिक्स कवर करने वाला हूं और एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट है वो दूर होने वाला है। तो ये वीडियो हम सभी ऑनलाइन सेलर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए आपको ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो आइए अब बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेजन और फ्लिपकार्ट सेलर्स की 4 दिन की लेवल 2 ट्रेनिंग आज शाम 8 बजे से स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए डेटा मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई नया ऑनलाइन सेलर इन मार्केट प्लेस पर अपने बिजनेस को रजिस्टर करता है तो क्या उसे डे 1 से एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए आपको एडवर्टीजमेंट डे 1 से। जी हाँ फ्रेंड्स, आप एक बार अपने बिजनेस को रजिस्टर कीजिए, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कीजिए और ऑनलाइन सेलिंग आपकी शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको डे 1 से एडवर्टीजमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, एडवर्टीजमेंट कहीं ना कहीं आपको तब करनी होती है तब आप ऑर्गेनिक रीच के थ्रू कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। तब अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट करनी होती है। तो अगर आप डे 1 से एडवर्टीजमेंट करोगे तो आप ऑर्गेनिक रीच के थ्रू कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पाओगे। हाँ, ये बात जरूर है कि इस वक्त मार्केट प्लेसेस पर बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है, तो एडवर्टीजमेंट सेलर्स करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि डे 1 से बिल्कुल मत कीजिए। पहले आपकी जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिकली अमेजन और फ्लिपकार्ट और मीशो की एल्गोरिथम में आने दीजिए, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ने दीजिए। फिर आपको अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आपको एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए। तो आपको कितने टाइम तक पेशेंस रखना चाहिए जिसके बाद आप एडवर्टीजमेंट शुरू करें? देखिए, मैं हमेशा हर सेलर को यही रिकमेंड करता हूं कि आपको 3 महीने का पेशेंस ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में शुरुआत में रखना ही होता है। लेकिन मैं आपको इधर एकदम चीजों को क्लियर कर दूं। देखिए, होता है बहुत लोगों का काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगा होता है ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में, तो वो इतना पेशेंस नहीं रख पाते। ऑब्वियसली उन पे काफी सारे प्रोडक्ट है, उन्होंने अपने प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट किया है और वो सेल आउट नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं पेशेंस रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उस केस में मैं आपको ये बोलूंगा कि डे 1 से तो फिर भी आपको नहीं करना, लेकिन हाँ, मिनिमम 1 मंथ और मैक्सिमम 3 मंथ्स का मैं आपको टाइम पीरियड बता रहा हूं। मतलब अगर आज आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और डे 1 आज आपका है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिए हैं और वो फ्लिपकार्ट और अमेजन और मीशो पर लाइव हो गए हैं, तो उसके बाद आपको मिनिमम 1 महीना तो रुकना ही है। 1 महीने रुकने के बाद अगर आपको लगता है कि 1 महीने में बहुत ही मिनिमल ऑर्डर बने हैं या फिर एक भी ऑर्डर नहीं बना, तब आपको 1 महीने बाद एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए। और अगर आप अच्छा खासा पेशेंस रख सकते हैं या फिर आप अपने ऑफलाइन बिजनेस में बिजी हैं और ऑनलाइन आपने साइड में डाला हुआ है, तो आप 3 महीने तक का पेशेंस रखिए। सबसे बेस्ट तो वही रहेगा। 3 महीने से पहले एडवर्टीजमेंट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि पहले आप अपने प्रोडक्ट को खुद से चांस दीजिए कि ऑर्गेनिकली वो अमेजन और फ्लिपकार्ट की एल्गोरिथम में आए और उनकी विजिबिलिटी बढ़े और उनके जो ऑर्डर्स है वो ऑर्गेनिकली बढ़े। तो अगर ऐसा होता है तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब दूसरा पॉइंट इधर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मैं ऐसा नहीं है कि आज आपने लिस्टिंग कर दी और आप 3 महीने तक बैठ गए। देखिए, अगर आप एडवर्टीजमेंट नहीं भी करते तो भी आपको अपने प्रोडक्ट पर यह चेक करते रहना है कि आपने अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से की हो। कहने का मतलब आपने इमेजेस प्रॉपर लगाए हो, आपने टाइटल प्रॉपर लिखा हो, जिसे हम कहते हैं लिस्टिंग
लिस्टिंग आपको ऑप्टिमाइज्ड करनी है, एज पर द कस्टमर करनी है, जिससे कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देखकर एकदम क्लियर कट आइडिया लगा ले कि आपका प्रोडक्ट दिखने में ऐसा है, उसके एट्रीब्यूट्स ये हैं जो आपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखे हैं, टाइटल से उसको आइडिया लग जाएगा कि प्रोडक्ट क्या है। तो सब चीज आपने जो लिखते हो अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग के दौरान वो आपको एकदम टू द पॉइंट लिखनी है, जिससे कि कस्टमर को एकदम आइडिया लग जाए। और आप फ्लिपकार्ट अमेजन पर तो ये भी चेक कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट को कितने व्यूज मिलते हैं। तो एक आप आइडिया लगा सकते हो कि ऑर्गेनिकली आपको कितने व्यूज मिल रहे हैं और उसके कंपैरेटिव आपको क्या सेल मिल रही है। अगर आप कुछ टाइम बाद देखते हो कि आपके प्रोडक्ट पर व्यूज ही नहीं मिल रहे तो ऑब्वियसली आपको सेल तो आएगी नहीं, तो उस केस में आप फिर उन प्रोडक्ट पर एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। लेकिन पहले ऑर्गेनिकली आपको यह देखना है कि आपके प्रोडक्ट पर क्या व्यूज हैं और व्यूज टू सेल्स रेशियो क्या है, और उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको कब एडवर्टीजमेंट करनी है या फिर एडवर्टीजमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी। अब ये तो मैंने आपको ये बता दिया कि आपको एडवर्टीजमेंट करने का सही समय क्या है और करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अब जो हमारा जो दूसरा मेजर पॉइंट है इस वीडियो में जो हमें डिस्कस करना है वो हम बारी बारी एक एक मार्केट प्लेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं अमेजन के बारे में। देखिए, अगर आप एक नए सेलर है तो सबसे पहले अमेजन में सेलर को ये कंफ्यूज रहता है कि उसको ऑटोमेटिक टारगेटिंग करनी है या फिर मैनुअल टारगेटिंग चूज करनी है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि आपको जो चूज करनी है वो चूज करनी है ऑटोमेटिक टारगेटिंग। अभी शुरुआत में आप मैनुअल टारगेटिंग के साथ मत जाइए एडवर्टीजमेंट करते वक्त। फिर उसके बाद उसमें 3 बिडिंग स्ट्रेटेजी आती है। बिडिंग स्ट्रेटेजी डायनामिक बिड्स डाउन ओनली, बिडिंग स्ट्रेटेजी डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन और बिडिंग स्ट्रेटेजी फिक्स्ड बिड्स। तो आपको कौन सी बिडिंग स्ट्रेटेजी जो है वो चूज करनी चाहिए? तो देखिए, मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि इसमें जो दूसरी बिडिंग स्ट्रेटेजी है डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन के साथ आप जा सकते हैं, या फिर तीसरी बिडिंग स्ट्रेटेजी है फिक्स्ड बिड्स, उसके साथ जा सकते हैं। पहली बिडिंग स्ट्रेटेजी डायनामिक बिड्स डाउन ओनली मैंने देखा है सेलर्स को उस पर रिस्पॉन्स नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता है जब आप एडवर्टीजमेंट रन करते हो तो एक बिड डिसाइड करते हो और वो अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा जब भी आपके एडवर्टीज प्रोडक्ट पर कोई भी कस्टमर क्लिक करेगा, तो आपका वो बिडिंग अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट से। अब अगर आप रन करते हो डायनामिक बिड डाउन ओनली, वी विल लोअर योर बिड्स इन रियल टाइम व्हेन योर एड मे बी लेस लाइकली टू कन्वर्ट टू अ सेल। इसमें क्लियरली लिख रहा है कि आपकी जो बिडिंग है वो कम कर देगा जब आपका जो एड है जो कस्टमर को अमेजन को दिखाना है वो उसमें उसके सेल में कन्वर्ट होने के चांसेस कम होंगे। तो ऐसा ये देखा गया है नॉर्मली जब आप ये बिडिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू एड रन करते हो तो कस्टमर्स को एड दिखता ही नहीं है या बहुत कम कस्टमर आपके एड को देख पाते हैं। तो ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट का जो पर्पज होता है वो आपके प्रोडक्ट के व्यू बढ़ाना, जो कस्टमर उनको खरीदने में इच्छुक हैं उन कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट दिखाना। लेकिन इस बिडिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू आपके जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को कम दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट पर इंप्रेशंस कम आते हैं, तो सेल भी काफी कम रहती है। डायनामिक बिड डाउन ओनली अगर आप करते हो तो आपने देखा होगा कि जो सेलर हैं उन्हें अपने प्रोडक्ट पर इंप्रेशंस कम पड़ते हैं और इनफैक्ट जो वो डेली बजट सेट करते हैं वो भी उनका स्पेंड नहीं हो पाता। लेकिन वहीं जब आप करते हो डायनामिक बिड अप एंड डाउन, इसमें क्लियरली लिख रहा है कि ये आपकी बिड को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है बाय मैक्सिमम ऑफ 100%। अगर आपने 10 रुपए की बिडिंग करी है तो 20 रुपए तक मैक्सिमम और 5 रुपए तक मिनिमम ही कर सकता है। तो इस केस में देखा गया है कि आपके इंप्रेशंस तो ज्यादा पड़ते हैं लेकिन आपको बजट ज्यादा लगता है। तो अगर आपको बजट रिलेटेड इशू नहीं है तब ये आपके लिए एकदम बेस्ट है। ऑब्वियसली इसमें आपका बजट जल्दी खर्च हो जाएगा लेकिन आपको चांसेस है कि सेल्स अच्छी आए, लेकिन इसमें बजट जल्दी खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब आपको बहुत क्विकली इंप्रेशंस आएंगे और उसमें अगर आपकी सेल कन्वर्जन हो गया तो फिर वो आपका बेनिफिट है। तीसरा है फिक्स्ड बिड्स। फिक्स्ड बिड में जो आप बिडिंग डिसाइड करोगे वही बिडिंग रहेगी, ना बिडिंग ऊपर जाने वाली है ना बिडिंग नीचे जाने वाली है। तो अगर आप चाहते हो कि जो बिड आप सेट कर रहे हो उसी पे आपकी सेल कन्वर्ट हो तो ये बिल्कुल बढ़िया तरीका है। तो इसलिए मैं दूसरा और तीसरा तरीका सजेस्ट करता हूं। अगर बजट रिलेटेड कोई इशू नहीं है तब दूसरा बेस्ट है, और अगर बजट रिलेटेड इशू है और हम चाहते हैं कि जो बिड हम सेट कर रहे हैं वही अमाउंट हमारा डिडक्ट हो जब भी कोई कस्टमर हमारे प्रोडक्ट पर क्लिक करे, तो फिक्स्ड बिड आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट में आपको पता है 2 तरह के कैंपेन टाइप होते हैं। एक होता है सीपीसी, दूसरा होता है स्मार्ट आरओआई। तो अक्सर हम फ्लिपकार्ट सेलर्स इस बात को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें सीपीसी चूज करना है या फिर स्मार्ट आरओआई चूज करना है।
तो देखिए फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए जो रिकमेंडेड है वो ये है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि बिल्कुल नया है प्लेटफॉर्म पर और उसको ज्यादा व्यूज नहीं मिले हैं, उस केस में तो आपको सीपीसी कैंपेन चूज करना चाहिए। मतलब अगर आपको अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ानी है तो सीपीसी कैंपेन इज बेस्ट फॉर यू। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ऑलरेडी जिस पे सेल काफी ज्यादा आ चुकी है और अगर आप चाहते हो कि उसमें अच्छी और सेल लाना, तो उस केस में आपको स्मार्ट आरओआई चूज करना चाहिए उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करने के लिए। तो इसलिए अगर आप फ्लिपकार्ट पर सेल करते हो और अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट पर प्रमोट करना चाहते हो जो कि नया है, जो कि आपने लिस्ट किया है, कोई और सेलर नहीं करता था उसको सेल, या फिर आपके उस प्रोडक्ट के ज्यादा व्यूज नहीं है, तो उस केस में सीपीसी आपको करना है। और अगर आपके प्रोडक्ट पर ऑलरेडी सेल आ चुकी है और आप चाहते हो कि और अच्छी सेल आए, या फिर फेस्टिवल सीजन है, आप चाहते हो कि नॉर्मल सेल तो नॉर्मल डेज में आती थी लेकिन अब बहुत ज्यादा सेल आनी चाहिए, तो उस केस में आप ऐसे प्रोडक्ट पर स्मार्ट आरओआई कैंपेन रन कर सकते हो। तो आई थिंक फ्लिपकार्ट सेलर को ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब जो तीसरा है मीशो। अब मीशो देखिए अभी कुछ टाइम पहले ही एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम लाया है, तो अभी मैं इसे एक्सप्लोर कर रहा हूं। मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर अभी नहीं किया है, लेकिन जहां तक मैंने देखा है कि मीशो का जो एडवर्टीजमेंट है वो कंपेरेबल टू अमेजन एंड फ्लिपकार्ट इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। मतलब मीशो में बजट तो स्पेंड हो जा रहा है लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। अगर आपने मीशो पर एडवर्टीजमेंट रन की है और आपको रिस्पॉन्स मिला है उस एडवर्टीजमेंट को रन करने से, तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस जो है वो कमेंट में शेयर करें, जिससे कि हम सबको हेल्प हो। लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, फिर कुछ सेलर्स के जो मुझे फीडबैक मिले इंस्टाग्राम पर, उससे मुझे ये पता चला कि अभी जो मीशो का एडवर्टीजमेंट है वो इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहा, और हम सेलर अगर एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। तो इसलिए मीशो एडवर्टीजमेंट को अभी मैं और एक्सप्लोर कर रहा हूं, तो बहुत ज्यादा मीशो एडवर्टीजमेंट के बारे में अभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। बाकी अमेजन और फ्लिपकार्ट के बारे में आई थिंक जो आपको डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहते हो कि अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो एडवर्टीजमेंट के ऊपर मैं एकदम सेपरेट में वीडियो बनाऊं और डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट में बताना। मैं डेफिनेटली उन एडवर्टीजमेंट के ऊपर वीडियो जरूर बताऊंगा, जिससे कि आपको एडवर्टीजमेंट रिलेटेड अगर कोई और भी डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। बेसिकली इस वीडियो का मोटिव था कि आपको ये समझा दूं कि पहले तो नए सेलर यही नहीं समझ पाते कि एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो वो आपको क्लियर हो गया होगा। और कौन सी बिडिंग स्ट्रेटेजी या कौन सा कैंपेन टाइप आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे चूज करना है, तो वो मेरे को आपको समझाना था, तो वो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज मैं दोबारा रिमाइंड कराना चाहता हूं कि आज शाम 8 बजे से मेरी लेवल 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है अमेजन और फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए, जिसमें मैं आपको डेटा मैनेजमेंट सिखाता हूं कि आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट के ऑर्डर्स का डेटा, रिटर्न्स का डेटा और पेमेंट रिकंसिलेशन, या फिर मैं कहूं प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन कैसे करना होता है। क्योंकि आप ये मान लीजिए कि अगर आपको ऑनलाइन सेलिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको डेटा मैनेजमेंट प्रॉपर आना चाहिए। मैं काफी सारे वीडियोस अपने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल चुका हूं जिसमें मैंने आपको डेटा मैनेजमेंट सिखाया है। अगर आप उन वीडियोस के थ्रू सीख गए हो तो बेस्ट है। लेकिन अगर आपको एक फ्लो में सारी चीजें चाहिए, बिल्कुल एकदम बिगिनिंग से लेकर एकदम एंड तक पूरा डेटा मैनेजमेंट कवर करना है 4 दिनों में, तो मेरे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज शाम 8 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगा और 4 दिन तक चलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर अभी कांटेक्ट करें और उसकी डिटेल्स आप ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।